नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस। मुआवजा कानून पर जीएसटी परिषद में सहमति, दोहरे नियंत्रण पर नहीं बनी बात। 3 और 4 जनवरी को फिर होगी बैठक। आर्थिक नाकेबंदी हटाना मणिपुर सरकार की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री इबोबी सिंह से मुलाकात के बाद बोले गृह राज्य मंत्री रिजिजू। हिंसा में 3 सरकारी इमारतों में आग। नोटबंदी को राहुल गांधी ने बताया आर्थिक लूट, कहा उद्योगपतियों की कर्ज माफी के लिए 99% जनता को किया जा रहा है परेशान। बीजेपी का गलत तथ्य पेश करने का आरोप। परमाणु हथियारों पर अमेरिका रूस आमने सामने, पुतिन के बाद ट्रंप का परमाणु क्षमता बढ़ाने पर जोर। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान से जताई असहमति। जाने माने बंगाली कवि और आलोचक शंख घोष को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, चयन बोर्ड ने किया ऐलान। बंगाल में दूसरे टैगोर के नाम से है मशहूर। और आइए देखते हैं पहली खबर। अमेरिका रूस ने परमाणु हथियारों के जखीरा बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूती और विस्तार देने से जुड़ा एक ट्वीट किया है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत बताई थी। रक्षा जानकारों की माने तो यह बयान अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे सकता है। परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की बात कर दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ताजा बयान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को परमाणु हथियारों के जखीरे को और मजबूत करके उसका विस्तार करना चाहिए। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। I can't speak for what the president-elect's nuclear views or his policy going forward. That's for him and his team to speak to. What I can speak to is the approach that this administration has taken to trying to get us on a path to a world without nuclear weapons. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में एक सैन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रूस को सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. दोनों देशों के बीच ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मध्य एशिया में रूस और अमेरिका के आपसी हित आमने सामने हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और अमेरिका का बयान परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे सकता है। फिलहाल अमेरिका के पास 7,100 जबकि रूस के पास 7,300 परमाणु हथियार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो जिस तरीके से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, उसे क्या माना जाए? इस बयान का मकसद क्या है और क्या एक अंदेशा जो आप सामने जाहिर किया जा रहा है कि इससे परमाणु हथियारों की होड़ फिर से बढ़ेगी? इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी हैं। मीरा जी, स्वागत है आपका। मैम, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैं बयानों को कहूँ या फिर ट्वीट्स कहूँ काफ़ी विवादित रहे हैं चुनाव के दरमियान, उससे पहले और उसके बाद भी जो बयान आ रहे हैं, ताज़ा बयान ये है कि परमाणु हथियारों को बढ़ाया जाए, जखीरे को बढ़ाएंगे, मजबूती देंगे, कुछ नई चीज़ें शामिल करेंगे। इसे कैसे देखा जाए? अब एक तरफ तो ये बयान है, दूसरी तरफ उनका दूसरा बयान भी है कि रूस से वो रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से रूस और अमेरिका के जो रिश्ते हैं काफ़ी तनाव से भरे हुए हैं। और ये मामला यूक्रेन को लेके, चाहे सीरिया को लेके, दोनों देशों के बीच काफ़ी अंतर भी रहा है।
तो जब ओबामा साहब शुरू में आए थे, उन्होंने चाहा था कि रूस के साथ मैं रिश्ते रीसेट करूं और एक समझौता भी दोनों ने फाइनलाइज किया था। रूस और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक आर्म्स को कम करने के लिए। जी। तो वो 2010 में साइन किया था और 2011 फरवरी में वो इट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो उस समझौते के मुताबिक दोनों देशों को जो वॉरहेड्स हैं डिप्लॉयड, जो मतलब उन्होंने लगा रखे हैं, वो 1550 की सीमा रखी और डिलीवरी व्हीकल्स जो हैं उसमें 800 की सीमा रखी और ये 7 साल में दोनों देशों को पूरा करना था। पर पिछले कुछ सालों से, जैसे मैंने कहा, यूक्रेन को लेके और अमेरिका यूरोप ने सैंक्शंस लगाए रूस पे, फिर सीरिया में उनकी उनकी जो दृष्टि थी बिल्कुल फर्क थी। तो अब जो है कई चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये रूस ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो ओबामा ने किया था, चौथा जी, उसमें भाग नहीं लिया। दूसरा जो इनका समझौता था शीत युद्ध के बाद का, कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलके रूस में जो न्यूक्लियर केपेबल मटेरियल है उसका बदलाव करेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल में, जो कि खाली न्यूक्लियर एनर्जी, ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो वो भी रूस उससे हट गया और अमेरिका ने भी उसके लिए जो बजट में था अप्रोप्रिएशन, वो भी बंद कर दिया। तो कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं और रूस को अमेरिका के जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उसको लेके चिंता है और अमेरिका को रूस जो अपने कहता है कि हम हथियार बढ़ाएंगे, उससे चिंता है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है ट्रंप साहब की गवर्नमेंट में, सरकार में, क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम रूस के साथ थोड़ा अपना रिश्ता सुधारेंगे, बिल्कुल, और रूस ने भी कहा है कि हम तैयार हैं। हम जानते हैं कि एकदम से तो नहीं बदला जाएगा, क्योंकि लगातार तो ट्रंप ये साहब के देखना जीतने के पड़ेगा बाद क्या ऐसे होता है। कयास लग क्योंकि रहे थे अगर आप कि ट्रंप साहब जब हाँ। जीतेंगे तो रूस के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि जिस तरीके की उनकी अब तक की इससे पहले का इतिहास रहा है, वो थोड़ा सा लिबरल देखे जाते हैं रूस को लेकर, खासतौर पर पुतिन साहब से उनकी दोस्ती के चर्चे भी होते हैं। ऐसे इस तरह के बयान क्या महज राजनीतिक तौर पर आप देखती हैं या फिर उसके पीछे कुछ सीरियसनेस है, या इसका मकसद कोई तीसरा देश या चीन भी हो सकता है? अब ये है जो इन्होंने नई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नॉमिनेशन किया है, रेक्स टिलरसन। तो वो तो एक्सॉन के सीईओ रहे हैं और रूस के साथ काफ़ी उनके बिजनेस डीलिंग्स भी रही हैं। समझौता भी किया है एक्सॉन ने, रूस के ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये माना जाता है कि अगर रेक्स टिलरसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं तो वो शायद रूस के साथ हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने सैंक्शंस के खिलाफ भी बोला है और कहा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। जी। पर आप देखिए अभी इसी हफ्ते ओबामा की सरकार ने जो यूक्रेन की वजह से सैंक्शंस लगाए हैं वो दोबारा से एक्सटेंड किए हैं रूस के कई बिजनेस वालों पे और कई लोगों पे। तो उससे फिर मतलब रूस का जवाब ये आया है कि अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं और बातचीत है अलग अलग जरिए, वो सब बंद है और मतलब रिश्ते उतने ही खराब हैं जितने कि शीत युद्ध में थे। जी जी। फिर ये भी कहा है कि हो सकता है कि नई सरकार के साथ बेहतर कुछ होगा, रिश्ते सुधरे, हम तैयार हैं उसके लिए। एक आखिरी सवाल हम क्या कहते हैं तो कि ये भी देखिए कि रेगन, जी। अब अगर आप पहले देखें, रोनाल्ड रेगन जब राष्ट्रपति थे
तो वो भी ऐसे ही कह के आए थे स्टार वॉर्स और मैं अमेरिका के जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनको बढ़ाऊंगा, ज़्यादा स्ट्रेंथन करूंगा। और फिर अगर आप देखें तो रेगन ने ही काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता रूस के साथ किया, गोर्बाचोव के साथ, जिसमें जितने भी इंटरमीडिएट रेंज के, बीच के रेंज के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थे वो बिल्कुल दोनों देशों ने हटा दिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि शायद बयानों से अलग जब तो कह नहीं सकते अभी कहाँ जाएगा। जी, अब वो ग्रहण करेंगे पद, उसके बाद नीतियां बहुत अहम होंगी देखना। और क्या वाकई जो कहते हैं कि राजनयिक रिश्तों से ज़्यादा जो बिजनेस, मैं कहूँ कि व्यावसायिक रिश्ते होते हैं, वो कई बार दिशा बदलते हैं देशों की नीतियों की। और यहाँ पर भी शायद ये बहुत अहम होगा देखना ट्रम्प साहब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं रूस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा शंकर जी इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अजे आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम प्यार करते हैं कि हमें जीना आ जाए। उनके बिना पंजाबी साहित्य का तस्वर जो है वो अधूरा है। उनकी नज़र, उनका शहर में अमृता प्रीतम। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आज फिर 3 सरकारी इमारतों को आग लगाई गई। राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह से मुलाकात की और साथ ही कई अधिकारियों के साथ मुलाकात कर राज्य के ताज़ा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक नाकेबंदी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तस्वीरें मणिपुर के कामजोंग जिले की हैं, जहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने 3 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। लोगों में यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी को लेकर रोष है। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मणिपुर का दौरा कर ताजा हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर स्थिति से निपटने पर चर्चा की। किरेन रिजिजू ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्हें हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। Road blockade is unacceptable and the state government has to ensure that there is no further road blockade and for that the support will be given by us. इस बीच राज्य में 150 पैरामिलिट्री कंपनी पहले से ही तैनात हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 और कंपनियों को रवाना किया है। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नाकेबंदी से हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठा। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी ने राज्य के बिगड़ते हालात के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। There are 150 already on the job. 7 additional are on the way. It is taking little time because those 7 companies are already engaged in some other operation. They are to be demobilized from there and they are on the way to Manipur and they will be reaching any time. मणिपुर में 53 दिनों से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित है। मेडिकल सुविधाओं पर भी असर पड़ा है। इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 दिन की जीएसटी काउंसिल की बैठक आज खत्म हो गई। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय बने दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर आम राय नहीं बन सकी है। काउंसिल की अब अगली बैठक 3 और 4 जनवरी को होगी। जीएसटी के मॉडल बिल के ज्यादातर प्रावधानों को मंजूरी मिल गई। जीएसटी काउंसिल ने मुआवजे से जुड़े बिल को मंजूर कर दिया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर अभी आम राय नहीं बनी है। हालांकि इस पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। जो ऑडिट करने का अधिकार है, जो ऑडिट केसेस आएंगे
उस अधिकार का प्रयोग राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से होगा। और उसके पीछे उद्देश्य यह है कि दोनों के पास एक असेसिंग मशीनरी है और अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम लोगों के पास एक जॉइंट ब्यूरोक्रेसी हो या एक फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में बजट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बजट प्रिपरेशन भी चल रहा है और 3 और 4 तारीख की मीटिंग का जो दूसरा भाग होगा उसमें मैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ बजट कंसल्टेशन भी करने वाला हूँ। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3-4 जनवरी को होगी और अगली बैठक में दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे आर्थिक लूट बताया। प्रधानमंत्री से अपने सवालों का जवाब मांगते हुए राहुल ने कहा कि चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को आर्थिक लूट करार दिया। उन्होंने कहा कि चंद बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लागू किया गया है। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें एक तरफ 1% अमीर हैं तो दूसरी तरफ 99% ईमानदार लोग। 50 परिवारों को आपने हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग पकड़ा दिया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपके साथ हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, इनको आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हो। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, जिस बात को देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह झूठा इल्जाम है और उसमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आयकर विभाग के कर्मचारियों को छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ से सुरक्षा मुहैया कराए जाने का विरोध किया है। उन्होंने इस बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और ईडी जैसी एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और इस दौरान सीआरपीएफ के जवान इनके साथ होते हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों से साइबर सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी है। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी को देखते हुए मंत्रालय ने कंपनियों से सुरक्षा उपायों की जानकारी मांगी है। विरोधी दलों ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पहचान पत्र देने का विरोध किया है। अलगाववादियों ने इस मसले पर प्रदर्शन की चेतावनी दी तो जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ किया कि इन शरणार्थियों को कोई डोमिसाइल नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार का कहना है कि पहचान पत्र देने का फैसला नौकरियां मिलने में आसानी होने के चलते से किया गया है। पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर जम्मू कश्मीर पहुंचे शरणार्थियों को पहचान पत्र देने के मसले पर विवाद खड़ा हो गया है। अलगाववादियों के बाद अब विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इन शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता देने की कवायद में जुटी है। सरकार में ही कहीं कंफ्यूजन है, उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि जहां तक स्टेट सब्जेक्ट लॉ का सवाल है, मैंने पहले ही वजाहत कर दी, उसके खिलाफ हम कोई भी काम होगा उस पर हम आवाज उठाएंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं जो इब्तदाई तौर में एक प्रोविजनल स्टेट सब्जेक्ट होगा, तो आगे चलकर ये इनको परमानेंट सिटीजनशिप देंगे, जिसके लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपना वाजिया मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम इसके लिए बिल्कुल एक नई एजिटेशन शुरू करेंगे। विवाद बढ़ने पर जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ किया है कि इन शरणार्थियों को डोमिसाइल नहीं, सिर्फ पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे 1947 के बाद जम्मू कश्मीर आए पाकिस्तानी शरणार्थियों को नौकरी मिलने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा का कहना है कि ऐसा गठबंधन सरकार के एजेंडे के तहत ही किया जा रहा है। वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पहचान पत्र देने का बचाव किया है। प्रमाण पत्र, अपनी पहचान पत्र जिसे आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, इन्हें उपलब्ध करवाया जाए ताकि ये सरकारी नौकरियां, विशेषकर जो केंद्र सरकार की ओर से नौकरियों का जब भी कभी भी किसी प्रकार से प्रावधान निकलता है,
उसमें अपनी याचिका, अपनी एप्लीकेशन दे सकें और साथ ही साथ समय समय पर सेनाओं में और अर्धसेना बलों में होने वाली भर्ती का भी लाभ ले सकें। केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि इस मसले पर अलगाववादी तनाव भड़काने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 1947 में बंटवारे के समय इन शरणार्थियों ने पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में पनाह ली थी। आज इनकी संख्या तकरीबन 80,000 के आसपास है। इन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं है और उन्हें यहां मतदान का अधिकार भी नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले 25 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर अगले 3 साल के लिए रोक लगा दी है। चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा जमा न करने पर यह कार्रवाई हुई है। ये सभी उम्मीदवार अब अगले 3 साल तक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। इनमें 6 उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से हैं। गिनी में इंसानों पर किए गए एक बड़े परीक्षण में इबोला का प्रायोगिक टीका 100% प्रभावी पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इससे चिकित्सकों को इबोला के किसी भावी प्रकोप से निपटने के लिए एक सुरक्षित और कारगर हथियार मिल गया है। WHO के मुताबिक 2018 तक ये टीका मिल सकता है। क्लिनिकल परीक्षण में गिनी के 6000 लोगों को इबोला की घातक महामारी के अंतिम चरण में ये टीका दिया गया। इनमें से एक को भी ये बीमारी नहीं हुई। दक्षिणी गिनी में 2014 की शुरुआत में इस वायरस ने व्यापक बीमारी का रूप लिया। इसके बाद अगले 2 साल में गिनी, लाइबेरिया, सिएरा लियोन में 28,000 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से 11,000 से ज़्यादा की मौत हो गई थी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश में इतिहास से जुड़े शोध को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति ने ये बात पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आधारित किताब के हिंदी संस्करण के विमोचन के मौके पर कही। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर लिखी किताब के पहले खंड के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया। मौका था चौधरी चरण सिंह की जयंती का। ये किताब 1937 से 1961 के दौर की राजनीति में चरण सिंह की भूमिका पर केंद्रित है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज़ाद भारत की राजनीति को समझने में ये किताब महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे देश के शोधार्थियों और अनुवादकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको इससे एक सबक लेना चाहिए कि रिसर्च कैसे करना चाहिए, कितना समय गुजारना चाहिए, किस तरह से हर पहलू से देखना चाहिए। देश की राजनीति पर आधारित ये किताब मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई। किताब के लेखक पॉल आर ब्रास अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। जो उन्होंने इस देश के लिए, किसानों के लिए किया, वो शायद आज भी उतना ही ज़रूरी है और उतना ही आज भी किसानों को हमें मदद करनी और बल देने की ज़रूरत है, जितना माननीय चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। चरण सिंह जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह को किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार मशहूर बांग्ला कवि शंख घोष को दिया गया है। ज्ञानपीठ चयन समिति ने आज उनके नाम पर मोहर लगा दी। 92वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शुक्रवार को ज्ञानपीठ चयन समिति ने मशहूर बांग्ला कवि शंख घोष के नाम पर मोहर लगा दी है। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री शंख घोष को इस साल का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। लेखक की सहमति से ही ये पुरस्कार दिया जाता है। हम लोगों ने ये कहा हुआ है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी उनके लिए बहुत मुनासिब तारीख हो वो बताएं, तो उसके हिसाब से ये तय हो। बांग्ला कवि शंख घोष को दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में जन्मे शंख घोष की मशहूर रचनाओं में आदिमलता, गुलमुमय, मूर्खोबारो, सामाजिक न्याय और बाबुरेर प्रार्थना शामिल है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।